जी, तो हम उत्तरार्ध की ओर बढ़ चले हैं। कुल 5 सत्र हमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत करने थे। अब हम चौथे सत्र पे हैं। चौथे सत्र के तहत 4 चर्चित चेहरे इस अंचल के हमारे साथ मंच पर हैं। उनसे आपका परिचय कराओ उससे पहले लेकिन मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप हमारे सम्माननीय मंत्री गुरु खुशवंत साहब जी के लिए बजाएं, जो कार्यक्रम की शुरुआत से इस सभागार में मौजूद हैं और इस अंचल की समस्याओं को, इस जिले की जटिलताओं को और इस जिले की राजनीतिक फिजा को समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पार्टी को भविष्य में इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को लिए ही शायद वो इतनी देर से समझ रहे हैं कि यहां क्या क्या उन्हें अपनी पार्टी की दृष्टि से करने की जरूरत है। तो खुशवंत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ मौजूदगी बनाए रखने के लिए। और हमारे साथ जो 4 चर्चित शख्सियत हैं वो शक्ति संतुलन के तहत है। बाईं तरफ भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रतिनिधि मौजूद हैं, दाईं तरफ कांग्रेस पार्टी के 2 प्रतिनिधि मौजूद हैं। एक और प्रतिनिधि भी होना चाहिए लेकिन पिछले चुनावों में आपने इस लायक छोड़ा नहीं, तो इसी के कारण से सब कुछ गड़बड़ा गया है इस जिले का, जिसके विषय में सौरभ जी बता रहे थे कि त्रिकोणीय रहता था तो बात बन जाती थी। अब द्विकोणीय उन्होंने खुद ही कर दिया तो इसमें कोई क्या कर सकता है। तो मेरे साथ में कमलेश जांगड़े जी हैं। निराशा से डूबी हुई भाजपा में आशा जो जागी वो कमलेश जी की जीत से जागी लोकसभा चुनाव में, वो हमारे साथ में। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां कमलेश जी के लिए। इस क्षेत्र के सम्माननीय सांसद हैं। हमारे साथ नारायण चंदेल जी हैं, जो पिछले 3 दशक से जांजगीर की पहचान, पहले भोपाल और फिर रायपुर में रहे, विधानसभा में उपाध्यक्ष रहे, पिछली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे। भविष्य की संभावनाएं उनके साथ निरंतर जुड़ी रहती हैं। वो उस फीनिक्स पक्षी की तरह है जो राख होता है और राख से फिर खड़ा हो जाता है। तो नारायण चंदेल जी हमारे साथ है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां नारायण जी की संभावनाओं के लिए। बाएं तरफ हमारे साथ अकलतरा की शान है। कुल मिला के अकलतरा में चुनाव सिंह ही जाता है। अब वो सौरभ सिंह हो या राघवेंद्र सिंह हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो राघवेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी का एक दैदीप्यमान चेहरा है, अपनी पार्टी की बड़ी उम्मीद है, वो हमारे साथ है। मैं चाहूंगा उतनी ही जोरदार तालियां राघवेंद्र सिंह जी के लिए। और साथ ही हमारे साथ सम्मानीय विधायक शेषराज हरबंश जी हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में जिस एक सीट पर अपना सम्मान सुरक्षित रखी वो उनकी सीट थी। वो कमाल उन्होंने कैसे किया ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। व्यास जी ने तो यूं कह के निपटा दिया कि शहरी क्षेत्र में लोग भाजपा को वोट देते हैं, पर हमें लगता है कि शेषराज जी ने कुछ तो किया होगा जिसके कारण से लोकसभा में वोट कांग्रेस को मिल गए। तो एक बार जोरदार तालियां शेषराज जी के लिए। तो चर्चा की शुरुआत राघवेंद्र जी से करते हैं और राघवेंद्र जी से पूछते हैं कि मजा कितना आ रहा है। सर, मजा अगर विधायकी का आप कहेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो बस इतना पूछा मजा कितना आ रहा है। मजा तो अच्छा आ रहा है, चाहे पक्ष या विपक्ष, मजा तो आ रहा है। तो किस रूप में आ रहा है? अपनी पार्टी में विपक्ष होने का मजा है या विपक्ष में बैठने का मजा है? अपनी पार्टी को यहां से, जब मैं जिलाध्यक्ष था, जब यहां 6 की 6 सीटें हम लोगों ने जीती थी जी, तो वो जीतने का भी मजा था, लेकिन उसके साथ दूसरे दिन हम सब विधायक जब आपस में फोन में बात कर रहे थे तो इतना दुख भी था कि अपना सेलिब्रेशन करें या शायद सरकार नहीं आई है उसका हम लोग दुख मनाएं। तो बड़ी फीलिंग के साथ हम लोग हमेशा यहाँ रहे हैं। चलो जी, मैं चाहूंगा कि राघवेंद्र जी का एक बार माइक बदले। विपक्ष की आवाज सधी हुई आनी चाहिए। जी राघवेंद्र जी, बहुत ही मिक्स फीलिंग थी जब लोग चुनाव जीते। तो एक तरफ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि 6 की 6 सीटें, और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की सारी सीटें हम लोग जीतकर विधानसभा में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन सरकार न आने का भी एक बहुत बड़ा दुख हम लोगों को था। तो बड़ी मिक्स्ड इमोशन के साथ हम लोग शायद विधानसभा गए। अच्छा ये बताओ राघवेंद्र जी कि जो काम आप जिलाध्यक्ष रहते हुए जांजगीर जिले में कर पाए, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष थे, दीपक भाई जैसा क्या नहीं कर पाए प्रदेशाध्यक्ष के तौर पे? उनके समय जब दीपक बैठ गया तो मुझे लोगों ने आंकलन किया
हम लोगों ने जो आंकलन किया पूरे प्रदेश का, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग बट गए। एक ऐसा एरिया आया जहां पे लगातार कांग्रेस की सारी सीटें हम लोग एक साथ जीते, और एक एरिया ऐसा आया जहां पे हमें हार पड़ा। अगर रायपुर या उसके ऊपर का भाग देखें तो हमारा परफॉर्मेंस वहां पे कहीं ना कहीं लो रह गया। अरे ये तो आंकड़े हमें पता है, हमारा सवाल कितना सरल था भाई। आपने यहां जो जमावट की वो क्या जमावट की जो प्रदेश स्तर पर दीपक बैज से ना हो पाई? इतना सरल सवाल है। अगर इतना सरल सवाल होता तो हम लोग सरकार में होते। कहीं कुछ गलतियां एज अ टीम, दीपक बैज जी हमारा चेहरा है, लेकिन उनके नीचे जो पूरी टीम है जिसमें हम लोग भी हैं जी, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रही होंगी जिसकी वजह से हम लोग, तो वो और वही कहीं तो ना आंकलन कहीं कुछ करना है। गलतियां क्या हैं? गलतियां शायद आपसी तालमेल की हैं, जी, आपसी तालमेल नहीं बन पाया, उसकी वजह से हम लोग नहीं आ पाए सरकार में। और अब तालमेल कैसा है? तालमेल बहुत बढ़िया है किसका? सबका। सत्ता पक्ष के साथ या अपनी पार्टी के भीतर? अभी तो बात पार्टी की हो रही है, तो हमारी पार्टी में है तालमेल सबका पुरानी तरह है, और इस बार 3 साल बाद उसका रिजल्ट भी आपको दिख जाएगा। ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का आपने स्टेटमेंट दिया, पुरानी तरह है। पुरानी के विषय में तो पूरा प्रदेश जानता है। पुरानी तरह में एक ये भी तो समय विषय पूरा प्रदेश जानता है जब हम लोग पावर में आए थे। हाँ, तो उसी के बाद का तो सब जानते हैं। उसके पहले का भी तो जानना चाहिए। तो क्या लगभग समझ आ गया? जो मनमुटाव था वो मनमुटाव नहीं है। चलिए भाई, राघवेंद्र सिंह जी की इस बात के लिए तालियां कि उन्होंने माना तो सही एक मंच से कि मनमुटाव था। पर वर्तमान में जो सरकार है इसका परस्पर जुड़ाव कैसा लग रहा है आपको? देखिए, वर्तमान सरकार जो है, अगर मैं प्रदेश के लेवल की बात करूं, लेकिन मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं, आप ज्यादातर कहते हैं कि उसको जिले तक कॉन्सेंट्रेट करो। जी, लेकिन आप एक दो मनचाहा आंकड़े बोलो। मैं एक दो आंकड़े आपको प्रदेश के दूंगा, जी। क्योंकि उससे डायरेक्टली इफेक्टेड हमारा जिला होता है। जी, कोरोना काल की बात हो रही थी। कोरोना काल में हमने जितना राज्य के ऊपर एक लोड था, आज 1,35,000 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। जी, एक एवरेज अगर देखिए तो 40,000 से ऊपर हर व्यक्ति, हर छत्तीसगढ़िया के ऊपर लोन है। जी, अब अगर उसको हम नीचे देखते हैं कि क्रियान्वयन में कैसे हम लोग इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे जिले में धान की बड़ी बड़ी हम लोग बातें करते हैं। जांजगीर जिले में एक लगभग 1,60,000 क्विंटल धान कम खरीदा गया। जी, चाहे प्रशासन जितना भी कह ले कि हमने धान खरीदा है, हर सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनका धान नहीं खरीदा गया। तो जी। ये तो पहला उनका आया। नौकरियों की अगर आप बात करें, मेरा ही विधानसभा प्रश्न था, 57,000 थी मोदी की गारंटी। पहले 1 लाख हम नौकरी देने वाले थे हर महीने का कैलेंडर बना के, 57,000 का वादा था, और मेरे विधानसभा क्वेश्चन में ही जवाब दिया गया है कि 25,000 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूं, 25,000 के आसपास सिर्फ शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं। 34,000 कहां गायब हुआ, इसका कहीं कोई जवाब नहीं है। आप स्वास्थ्य सुविधाओं की मेरे अगर बात करें, हमारे जिले में हम लोग 20वें नंबर पर हैं। जी, हम लोग अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते हैं। कुपोषण में, मोतियाबिंद में जो बेसिक हमारा टारगेट है, हम लोग सिर्फ 35% अचीव किए हुए हैं। ये गवर्नमेंट का वो है। अच्छा, हम ये 20वें नंबर ये आंकड़ा 2 साल का है या 7 साल का है? ये अभी पिछले 1 साल का है। और उससे पहले क्या था? उससे पहले टॉप कर रहे थे आप? हम टॉप नहीं कर रहे थे, 20वें पे भी नहीं थे। जी, हम कहां 20वें थे? पे भी नहीं थे। कहां थे? हम कई मामलों में फर्स्ट 10 पे थे। सिकल सेल हमारा 2 से 3% है अरे इस साल का। देखो राघवी जी, जब आप तर्क संगत तरीके से बात करो तो आंकड़ा पूरा आना चाहिए। आपने बताया कि हम 20वें नंबर पर हैं। हमारा सवाल है कि दिसंबर 2023 में आप किस नंबर पर थे? तो आपकी तरफ से उत्तर आना चाहिए ना कि हम इस हर नंबर पर साल हमारी रैंकिंग चेंज होती है, और मैं इस साल के आंकड़े पे इसलिए बार बार जा रहा हूं क्योंकि हम लोग अभी इस वर्तमान 2 साल की बात कर रहे हैं, और आपकी बात से मैं सहमत हूं। हम फर्स्ट 5 में नहीं थे, लेकिन हम फर्स्ट 10 में थे। अच्छा, आज लेकिन हम वहीं नहीं है। मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूं, फिर नारायण भाई के पास आऊंगा। आपने ये बताया कि ये लोग धान खरीदी को लेकर कितनी भी बात करें, पर जांजगीर जिले के अंतर्गत 1,60,000 क्विंटल धान की खरीद कम हुई है। कांग्रेस के 3 तेज तर्रार विधायक जनप्रतिनिधि के तौर पर मौजूद, फिर भी इस जिले का किसान अपना धान आपके अनुसार बेच नहीं पाया। आप खुद कितने जिम्मेदार मानते हैं? हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। मैं इस बात को सार्वजनिक तौर पे कबूल कर रहा हूं कि हम प्रशासन को दोष दे सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें वोट दिया है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए लड़ें। जिनके लिए लड़के हमने धान जिनका बिका वो तो एक है, लेकिन जिनका नहीं बिका उसमें नैतिक तौर पर मैं उसकी जिम्मेदारी मानता तो हूं। क्या किया आप लोग?
अगर केवल नैतिक तौर पे जिम्मेदारी ली या नहीं कुछ नहीं किए नहीं भी? नहीं नहीं, मैं मेरे पास हर जगह से जब आंकड़े आ रहे थे मैं लगातार कलेक्टर साहब के संपर्क में था। सबसे पहले एसडीएम कार्यालय का घेराव भी मैंने किया। इतने ज्यादा यहां पर मुद्दे थे, एक मेरे ही विधानसभा में एक ने जहर पी लिया। धान खरीदी खत्म होने के बाद एक इंसान चढ़ा हुआ था टावर पे, जी तो हम लोग लगातार लड़ रहे थे अधिकारियों, क्योंकि वो बटन मेरे हाथ में नहीं था कि मैं दबा दूं और वो तुरंत खरीद लिया जाए। जी। तो सर हम लोग लड़ रहे थे, अवगत करा रहे थे, और जितने से जितने ज्यादा का बिक जाए इसकी हम लोग कोशिश में आखिरी तक थे। लेकिन तब भी जो नंबर गए हैं, मैं मानता हूं कि उसमें शासन, प्रशासन, विपक्ष, हम तीनों किसान के प्रति उतने ही जिम्मेदार हैं। तो आप भी इसी अनुभव से गुजर रहे हैं क्या, जो व्यास कश्यप जी का था, कि प्रशासन से सम्मान तो मिलता है पर सुनवाई नहीं होती? सर मैं उसको और डिटेलिंग कर देता हूं। जी प्रशासन का जो अपना हद है, उसमें प्रशासन से हमें सम्मान भी मिलता है, हमारा काम भी होता है, मैं जी। मानता हूं इस बात को। लेकिन जहां स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका आ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो काम हुआ वो हमने कराया, जो नहीं किया वो सरकार ने नहीं किया, मैं उस मानसिकता का नहीं हूं। जितना काम आना चाहिए, एक आपको छोटा सा मैं उदाहरण दे देता हूं। महतारी सदन हर जगह जो बन रहे हैं, जी हर कांग्रेस विधायक के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ सीनियर्स अलग हो सकते हैं, 2 दिए गए। जी बाकी विधायकों को ज्यादा दिए गए जो बीजेपी के थे, किसी के 5 मिले, 4 मिले, 6 मिले, अलग अलग नंबर्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन काम जितने और होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी हमारे जिले की प्रॉब्लम यह है, अभी तक प्रभारी मंत्री द्वारा हम लोगों को इंक्लूड करके आज तक एक भी समीक्षा बैठक नहीं की गई है। वो आते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं आप कैसा काम कर रहे हैं, अधिकारी उनको बताते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ताली बजा के सब चले जाते हैं। आप जनप्रतिनिधियों को बुलाइए, जो कि हमें बैठना चाहिए, तब तो हम आपको बताएंगे कि कमियां कहां हैं और काम कहां नहीं हो रहा है। तो राघवेंद्र जी बता रहे हैं प्रशासन तक तो पहुंच पूरी है, शासन से लेकिन बहुत दूरी है। नारायण चंदेल जी हमारे साथ हैं, क्या कहते हैं नारायण जी, ये सब आपका ही किया धरा है क्या? सबसे पहले हिमांशु जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो जन संवाद का कार्यक्रम रखा। प्रजातंत्र में संवाद जो है वो लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। अभी मैं राघवेंद्र जी के अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से उन्होंने जो बात कही उसको मैं सुन रहा था। उन्होंने बहुत सी बातों को स्वीकारा भी, और हकीकत को स्वीकार करना चाहिए, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। रही बात हमारी सरकार की और विपक्ष के विधायकों की पूछ परख की, हम भी विपक्ष में रहे। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, कुछ समय टीएस सिंहदेव साहब प्रभारी मंत्री थे, लेकिन उनकी गति बेचारे एक विधायक से भी बदतर थे उस समय। उनके जब वो आते थे, 1-2 बार आए, तो उनकी बैठक में तो डीएम भी बाद में पहुंचते थे, तो बाद में वो फिर बैठक लेना छोड़ दिए। मैंने उनसे पूछा कि राजा साहब आप आते क्यों नहीं? तो बोले यार क्या करेंगे आकर के, हमारी चलती तो है नहीं। तो मैंने कहा कि आपकी गति तो हम लोगों से भी और बुरी गति है, तो मैं कहा आप जिला बदल लीजिए। बाद में जय सिंह भैया आ गए, उनके जिले में उनकी और दुर्गति रही। माननीय विपक्ष के सभी विधायकों का बहुत सम्मान है, और प्रजातंत्र में होना भी चाहिए जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधि का भी काम है। नहीं, आप थोड़ा बात लंबी कर गए, लेकिन आपने मध्य की बात नहीं की। जी बताइए। आपने बातचीत में बताया कि पिछली सरकार में सत्ता पक्ष के मंत्री या विधायकों की क्या दुर्गति थी, पर विपक्ष के विधायकों की क्या स्थिति, ये आप खा गए। नहीं, मैं तो आपको बताया। धर्मलाल कौशिक जी या नारायण चंदेल जी जो विपक्ष के नेता थे, जी। उनके साथ सत्ता का कैसा व्यवहार था, थोड़ा वो भी तो बताइए भाई। राघवेंद्र जी का दर्द तो विपक्ष के विधायक के तौर पर है ना, सत्ता पक्ष की दर्द थोड़ी व्यक्त किया उन्होंने। नहीं, देखिए क्या है,
हम तो लड़ते थे भाई, जनादेश हमको लड़ने के लिए था। विपक्ष की जो भूमिका थी वो हम करते थे, सदन के अंदर और सदन के बाहर। अगर सरकार नहीं मानी हमारी बात, अगर बात सही है, तो तार्किक ढंग से, तथ्यात्मक ढंग से हम सदन के अंदर भी सरकार को बाध्य करते थे। अब जैसे इन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की बात, अब आपको मैं बताता हूं। 5 जनवरी 2021, मैं तारीख बताता हूं। हाई स्कूल मैदान जांजगीर में माननीय भूपेश बघेल जी, जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे, वो आए और आकर के यहां मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दिया। ठीक है, अब जब मार्च 22 का बजट आया तो मैंने सदन के अंदर यह पूछा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, राजा साहब से, कि 5 जनवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी जांजगीर गए थे और उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, क्या मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय को? कब भेजा गया है? कितनी एकड़ भूमि है? कहां की भूमि है? उसका रकबा क्या है? उसका खसरा क्या है? मुझे अवगत कराएंगे इस सदन में? स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े हो गए कागज पत्र लेके, बोले मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव तो अभी तक हम भारत सरकार को नहीं भेजे हैं। यह गति थी। उसके बाद के सत्र में मैंने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया कि जांजगीर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया जाए। सौरभ सिंह जी हैं। अच्छा, वो तो ठीक है, ये बताओ आपने और उसके बाद वह शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ और फिर 10 दिन बाद जब बजट आया तो उसको बाध्य होकर सरकार को बजट में जोड़ना पड़ा और उसके बाद भारत सरकार को वो भेजे। नहीं, वो तो ठीक है नारायण भाई, अपनी तो केंद्र में 2 साल है ना जी। आपने बताया जब हम विपक्ष में थे तो हम सदन के अंदर और सदन के बाहर लड़ते थे जी। संयोग से अभी जांजगीर जिले में तीनों ही विधायक विपक्ष में हैं जी। कैसा कर रहे हैं? बढ़िया लड़ रहे हैं या आपकी सरकार के साथ सेटिंग खेल रहे हैं? देखिए, अब वो विपक्ष मजबूत होना चाहिए प्रजातंत्र के लिए। आप गोल गोल मत घुमाओ, हमने सीधा सवाल किया, क्या आपके तीनों विधायक बढ़िया से लड़ रहे हैं या आपकी सरकार के साथ सेटिंग खेल रहे हैं? बस इतना ही तो सवाल है। थोड़ी बहुत तो है। किस किस की? अब बात आपको अकेले में बता दूंगा। तो आप कितने परेशान हो रहे हो इस बात से? नहीं, परेशान कुछ। देखिए, राजनीति में जो अरे आपके यहाँ के विरोधी आपकी सरकार को सेट कर ले रहे हैं जी, जो अपनी सरकार में सेट नहीं कर पा रहे, तो आप परेशान नहीं हो रहे? नहीं, परेशान जो है वो राजनीतिक व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता जी। तो आप परेशान कितना कर रहे हैं? हाँ, ये बात है। देखिए, ऐसा है, परेशान हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि वो परेशान कर रहा है क्योंकि अभी वो अपरिपक्व है राजनीतिक दृष्टिकोण से जी। और कुछ लोगों का, कांग्रेस के विधायकों का भाजपा कार्यालय में आना जाना भी है। अच्छा, जब कांग्रेस के विधायक भाजपा के कार्यालय में आते हैं तो नारायण चंदेल का बीपी कितना बढ़ता है? नहीं, बहुत सामान्य, चलिए बहुत मैं सामान्य है। आगे बढ़ता हूं। जी। बहन कमलेश जांगड़े जी हमारे साथ हैं। उम्मीदों के विपरीत लोकसभा में जो परिणाम आया और जिसने प्रदेश को चौंकाया वो जांजगीर लोकसभा क्षेत्र था, क्योंकि यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी भी बड़ा वजनदार था, नाम उनका शिव डहरिया था, पर चुनाव का परिणाम आया तो जीत कमलेश जांगड़े जी के हिस्से में आई। तो कमलेश जी, आपसे जानना यह है कि आप चुनाव किसके कारण से जीती? विष्णुदेव साय सरकार ने 4 महीने में जो काम किया था उसके कारण जीती, या कांग्रेस के विधायकों ने 4 महीने में जो काम लगा दिया था उसके कारण जीती? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ मंच में। और आप जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब विकास बहुत तेजी से हुई है। तो जो पिछले सरकार में नहीं हुई थी वो हमारे भारतीय 15 साल में आप देखे होंगे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में बहुत तेजी से काम हुई। फिर उसके बाद 5 साल काम बंद हो गया था, विकास नहीं हुआ था, लेकिन हमारे विष्णुदेव साय जी ने जो वादा किए वो सारे के सारे पूरे किए जी। तो इसका आशीर्वाद हमको मिला, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। मतलब कांग्रेस विधायकों ने आपके लिए कुछ नहीं किया? सबका साथ, सबका विकास लेके चलते हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव, सबका आशीर्वाद मिला, भरपूर तो आशीर्वाद। शेषराज हरवंश जी ने आपको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया?
चलिए वो तो अलग ही बात है। अरे अलग बात कैसे, आंकड़ा बताता है कि उनके क्षेत्र में आपको बढ़त नहीं मिली। हाँ, बढ़त तो नहीं मिली थी उनके विधानसभा से, बाकी विधानसभा से बहुत बढ़त मिली थी। जांजगीर नंबर 1 में था, दूसरे में कसडोल था, तीसरे में हमारे शक्ति विधानसभा था, चौथा में अकलतरा विधानसभा था। बहुत आशीर्वाद मिला। फिर बिलाईगढ़ भी था, चंद्रपुर भी था। आपने हमारे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन हो सकता है शेषराज जी दे दे। उन्हें आपसे क्या नाराजगी थी शेषराज जी, जब सारे कांग्रेस के विधायक अपना भरपूर आशीर्वाद व्यास जी, राघवेंद्र जी, कमलेश जी को दे रहे थे, तो आपने कंजूसी क्यों की? ऐसा नहीं है हिमांशु जी। हमारे मेरा जो क्षेत्र है पामगढ़, और ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि उन्होंने, वहां की जनता ने 20 साल बाद कांग्रेस को चुना है जी। और जनता अभी भी कांग्रेस में है, और उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी पूरा मन बना रखा था कि वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। और हमने भी मेहनत किया, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, और हमारे जो प्रत्याशी थे लोकसभा के, आदरणीय शिव डहरिया जी, वो समाज के प्रति उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो समाज के लोगों ने बहुत उनका साथ दिया। लेकिन मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि पामगढ़ में कांग्रेस बढ़त में रही लोकसभा में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं बढ़ा है, काफी बढ़ा है अगर हम उसको भी देखें तो। नहीं, वो तो ठीक है, आप अपने साथियों का बचाव करने के लिए ये दलील दे रही हो, या आपके विधायकों ने बाद में पूछा कि क्या हुआ शेषराज जी ने, आपने ऐसा क्यों नहीं किया जो सब हमने किया? नहीं नहीं, हमने अपने पार्टी का ही साथ दिया है। अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए हमारे कार्यकर्ता के साथ मिलके, हमारे संगठन के साथ मिलके हमने भरपूर मेहनत किया है। लेकिन हम उसके बावजूद भी अभी उतने संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम जैसे विधानसभा को भी देखें या लोकसभा को भी देखें तो हर पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। नहीं तो ये चिंता का विषय इन 2 सालों में और बढ़ रहा है, या सरकार का कामकाज ऐसा चल रहा है कि आपको लग रहा है अपन कुछ भी ना करें तो भी अपना काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत तो करना पड़ेगा। हम विधायक बन गए हैं, फिर भी मेहनत करना पड़ेगा। जब नहीं थे तब भी मेहनत किए हैं, तो उस मेहनत का असर जनता ने देखा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया था, और पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, किसानों के लिए जो हित का कार्य किया कांग्रेस सरकार ने, उसको जनता ने याद रखा। और पामगढ़ विधानसभा, चूंकि उन्होंने भाजपा को भी नहीं चुना, 2013 में पहले बार भाजपा का विधायक वहां बने माननीय अम्बेश भाई, और उससे पहले कभी भाजपा का उदय पामगढ़ में नहीं हुआ था। लेकिन कांग्रेस 2003 में थी, और अचानक 2023 में उन्होंने इसलिए मन बनाया कि जो किसानों के लिए काम किया भूपेश बघेल जी के सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, उससे खुश होके जनता एक तरफा, और एक वजह मतलब और आपका कहने का आशय क्या है, बाकी इलाके की जनता ना समझती, वो भूपेश बघेल के बढ़िया काम को नहीं समझ पाई, किसानों के हित के काम को नहीं समझ पाई, इसलिए उसने कांग्रेस को निपटा दिया। आपके क्षेत्र की या जांजगीर जिले की जनता ही समझदार थी, जो भूपेश बघेल की सरकार के कामकाज से खुश होकर कांग्रेस को जिता दी। नहीं हिमांशु जी, देखिए, ये जांजगीर जिला ऐसा था कि जहां बहुजन समाज पार्टी की पैठ यहीं थी। अभी जिला अलग हो गया, तो जयपुर कुछ उधर शक्ति में है, कुछ हिस्से उसके जांजगीर में भी है, लेकिन एक जयपुर और एक पामगढ़ ऐसा विधानसभा था जहां पूरे प्रदेश को अगर देखें तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक होते आए हैं, और बहुजन समाज पार्टी यहां से छत्तीसगढ़ में जीवित थी जी। तो यहाँ की जनता जो है, मेरे पामगढ़ विधानसभा की मैं बात करूं तो यहाँ की जनता के पास ऑप्शन रहते थे जी, अगर कांग्रेस नहीं तो बीजेपी नहीं बसपा जी। लेकिन इस बार उन्होंने भी निर्णय लिया कि इस बार कांग्रेस, क्योंकि जनता स्वस्फूर्त भी चाहिए, और जो मतलब जनता ने ये फैसला लिया, या आपको मानना है कि बसपा को उतना खाद पानी नहीं मिला जिससे कि वो रह पाती? बसपा का कार्यकाल भी जनता ने देखा, लगातार बसपा को उन्होंने सपोर्ट किया, बसपा को अवसर दिया नेतृत्व करने का जी। और क्या कहते हैं राघवेंद्र जी, जनता की शेषराज जी विषय की गंभीरता तक पहुंच आ रही है, या आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी? नहीं, दीदी सक्षम है, वो पूरा विषय भी समझ रही है, और उसे एंड्रोस नहीं कर रही है। जैसे इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक त्रिकोणीय मामला रहता था जी। जैसे पिछले कार्यकाल में अगर आप देखें तो उसमें 2-2-2 का आंकड़ा आता था जी। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो आंकड़ा कभी फिक्स सीट पे नहीं रहा जी। 2008 अगर बसपा ने अकलतरा में जीता तो 2013 में वो कन्वर्ट कांग्रेस में हो गया जी, और 2018 में वो बीजेपी को हो गया जी। तो कोई सीट पामगढ़ कुछ समय कांस्टेंट रहा, बाकी सीट्स कांस्टेंट नहीं थी कि उसमें एक ही पार्टी का कोई जीत रहा है जी। तो यहाँ पे बसपा का एक वोट बैंक था,
लेकिन जो उनकी बात से मैं सहमत हूं, मैं एंडोर्स कर रहा हूं कि किसानों के जो मुद्दे थे, चाहे वो धान खरीदी का हो, कर्ज माफी का हो, उससे हमको एक बड़ी संख्या में उनका वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसके लिए हम आभारी भी हैं, और वोट हमेशा बना रहे, और उनसे लगातार जो खेती की बात है उनसे उनको फायदा होता है। तो जनता इतनी नाशुक्री निकली कि 4 महीने में फिर कांग्रेस को भूल के भाजपा पे चली गई। नहीं सर, मैं थोड़ा सा आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट असहमति चाहूंगा। नहीं, मैं असहमति सुनने को तैयार हूं। इसलिए क्योंकि हर चुनाव का एजेंडा और वोटिंग पैटर्न अलग होता है। मैं जी। अपनी विधानसभा का देख रहा था, जब जो वोटिंग पैटर्न 2008 से ही उठा लें, 2008 में जो वोटिंग पैटर्न विधानसभा और लोकसभा में था वो कंप्लीटली डिफरेंट था। 13 में भी डिफरेंट था। 13 में हम लोग 22,000 नीचे चले गए, लगभग 20-22,000 से हम नीचे चले गए। 2018 में बसपा अब थी, लेकिन वो 2008 के चुनाव में, लोकसभा 9 में वो कहां राघवेंद्र जी उलझते रहते हो? 2008, 2013, 2018 थोड़ा महंत जी की तरफ ध्यान नहीं देते हो क्या? सर हम तो धर्मदास महंत जी के महंत चेले कैसे हैं। सारे चुनाव में समीकरण अपने अनुसार रख लेते हैं? मैं वही तो कह रहा हूं सर, हम लोग तो महंत जी के चेले हैं, अपने चुनाव का समीकरण पूरा बना लेते हैं। तो फिर जाके केवल उनके चुनाव तक ही बनाते हो। शिव डहरिया जी ने क्या गलती की थी कि उनके लिए समीकरण नहीं सर बनाया मैं आपने? वही दोबारा कह रहा हूं, हम लोग वो समीकरण शिव डहरिया जी के लिए बना रहे हैं, लेकिन वोटिंग पैटर्न जो है लोकसभा का और विधानसभा का, जांजगीर जिले का बहुत डिफरेंट है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। शेषराज जी, आपसे ही बात करते हैं। आपका अनुभव प्रशासन के संदर्भ में क्या जा रहा है? सर प्रशासन आपको कितना परेशान करता है? परेशान नहीं करते हैं सर, वो सुनते हैं हमारी बातों को। और देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि का उसका स्वयं का कोई कार्य नहीं होता है, जनता का ही कार्य होता है। जनता लोग के ही समस्या का समाधान के लिए हम प्रशासन को फोन लगाते हैं, बात करते हैं, और होता है बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें मैं कहूंगी, जैसे हमारे अभी युवा विधायक अकलतरा भाई राघवेंद्र जी ने बोला, स्वीकार किया किसानों का जो धान नहीं बिका उसके लिए। तो मेरे विधानसभा में भी ऐसे हैं कई किसान जिनके बिल्कुल भी धान नहीं बिके हैं। जी। हमने एसडीएम कार्यालय का भी घेराव किया है, और किसान स्वयं तहसील ऑफिस और एसडीएम कार्यालय का चक्कर काटते रहे हैं लगातार, और वो हमको भी सतत संपर्क में हमारे भी रहे हैं, और हमने भी प्रशासन को बार बार अवगत कराया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी, शासन के नियम के विरुद्ध तो प्रशासन भी नहीं जा सकता है सर जी। शासन ने जो नियम बना दिया तो प्रशासन को फॉलो करना पड़ेगा। अब जी। इसके लिए जनता परेशान हो या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि परेशान हो, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर नारायण चंद्र जी क्या कहते हो? सहाय सरकार के संदर्भ में जी। हालात क्या हैं? प्रशासन से तीनों विधायक बड़े खुश हैं और शासन से नाखुश हैं। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, ऐसा है, शासन और प्रशासन तो एक गाड़ी के दो पहिए। जी। बिना प्रशासन के शासन कैसे चलेगा? जी। शासन के हर आदेश का पालन करना प्रशासन का तो काम है। गाड़ी में हम देखते हैं एक टायर में हवा रहती है, दूसरा पंचर हो जाता है। नहीं, क्या है, देखिए ऐसा है, हमारी जो गाड़ी है ना, जो टायर है वो बिना पंचर होने वाला टायर है। जी। ठीक है, आजकल ऐसे नई तकनीक का टायर निकल गया है। इस गफलत में 2018 निपट गया था। नहीं, वो तो ठीक है। देखिए ऐसा है, कई बार 15 साल हमारी सरकारें रही जी। और किसी भी राज्य में 15 साल एक पार्टी की सरकार रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं। जी। अब जनता को भी लगता था कि भाई बदलाव होना चाहिए, जनता ने बदलाव कर दिया। लेकिन फिर 5 साल में जनता को लगा, भूपेश जी इतने आश्वस्त थे कि मतदान के बाद वो खड़गे जी के साथ बैठ करके दिल्ली में मंत्रिमंडल बना रहे थे, उनको लग ही नहीं रहा था कि हमारी सरकार जा रही है। कई बार वो अति विश्वास में थे। आदरणीय, सूट तो हमारे जिले में भी बहुत लोग सिलवा रहे थे। जी, नहीं, सूट तो सिलवा रहे थे, बात सही है। देखिए, सूट तो सिला हुआ रहता है, मौका किसी किसी को मौका किसी किसी को मिलता है। तो उस समय मंत्रिमंडल बना रहे थे। जल्द मौका मिले, ये हम लोग की अपेक्षा है कि जिले धन्यवाद। को आप व्यास आगे कश्यप जी से आपकी नाराजगी क्या है? व्यास भैया को तो जनता ने मौका दे दिया है। अब नहीं, इनकी अभी अरे आप तो मंच से काम ना कर रहे हो। हम इसलिए काम ना कर रहे हैं कि हमारे जितने वहां चले गए हैं उनको मौका ज्यादा मिल रहा जी। है। सांसद प्रतिनिधि भी हमारे ही जो क्रॉस ओवर है उनको मिल रहा है, तो कम से कम ओरिजिनल जो है उनको तो मान मिलना चाहिए। नहीं, तो क्या होता है, कई बार जांजगीर में चल क्या रहा है? ये बात तो सही है। अब आग का आकलन ज्यादा अच्छा हो सकता है कि हमारे जिले में चल क्या रहा है, लेकिन एक बात तय है जी। जैसे सरगुजा की परिस्थिति थी,
उस समय इसमें मैं सरगुजा का प्रभारी था जब हमारे एक भी विधायक नहीं थे सरगुजा में, लेकिन आज 14 है। वही स्थिति जांजगीर की होने वाली है। मतलब सूट काम आएगा आपका। पर जानना यह है नारायण भाई, जी। आप तो प्रदेश के बड़े नेता हैं, जी बताइए। इस 2 साल के कामकाज को क्या देखेंगे? विष्णुदेव साय सरकार का 2 साल पूरा हुआ, क्या किया इस सरकार ने? अगर आपको आज संबोधित करना हो इस सभागार को, तो क्या उपलब्धि है सरकार के पास? देखिए, आपके माध्यम से और इस सभा के माध्यम से जो जनादेश इस प्रदेश की जनता ने दिया है, एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी सहज, सरल और विनम्र व्यक्तित्व के धनी हैं। राजनीति में बड़े मन से काम करने वाले व्यक्ति, कभी भी प्रतिशोध की भावना से वो राजनीति नहीं करते। एक बात। दूसरी बात, हमारी सरकार का जो थीम है, जिस उद्देश्य को लेकर हमारी सरकार चल रही है, गांव, गरीब और किसान, इस थीम को लेकर के हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भय और भूख से मुक्त छत्तीसगढ़ हो, भूख से हमने मुक्ति दिलाई है। और आज जो नक्सलवाद का नासूर था इस छत्तीसगढ़ में, वो नक्सलवाद अब वेंटिलेटर पर है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। यह छत्तीसगढ़ है। और इसलिए हमारी जो दृष्टि है वो विजन 2047 को लेकर के, कि आने वाले 20 साल बाद छत्तीसगढ़ कैसा होगा, उस दृष्टि को लेकर के हम छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और विजन के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल 18 से 23 तक कोई विजन के साथ काम नहीं हुआ, इसलिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा। तो 2047 को लेकर काम कर रहे हैं जी। पर कमले जांगड़े जी, आपसे तो जानना है, ये 2029 को लेकर कुछ चिंता विंता होती है आपको कि नहीं? हमारी बिल्कुल चिंता नहीं, हमारी सरकार आगे फिर बनेगी और बनती ही रहेगी। जांजगीर के बिना बनेगी या जांजगीर के साथ बनेगी? जांजगीर के साथ ही बनेगी। अरे इस बार तो जांजगीर के बिना बनी ना। बिल्कुल करेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी विधायक जी एक मिनट, मैं माफी चाहूंगा। एक बहुत अच्छी गरिमापूर्ण तरीके से संवाद चल रहा है, सारे सवाल आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सवालों का सिलसिला चलता रहे। कमले जांगड़े जी से बड़ा ईमानदार सवाल है। सवाल इस बात को लेकर है कि भाई 2023 में छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी की सरकार जांजगीर क्षेत्र से जन समर्थन पाए बिना बनी। क्या 2028 में जांजगीर क्षेत्र के लिए ऐसी कुछ योजनाएं, कुछ जमीन पर ऐसे काम हैं जिसके आधार पर यह उम्मीद जाग सके कि 2028 में इस क्षेत्र की जनता का मन बदले? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब मैं फर्स्ट बार चुनाव जीत के गई, उसके बाद केंद्रीय मंत्री जी से, नितिन गडकरी जी से मिली जी। जैसे ही मैं गई, अभी 2 का लाइन है यहाँ पे, अभी 4 लेन तुरंत स्वीकृत मिल गई जी, बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद में अभी रेलवे का था, तो मैं अश्वनी वैष्णव जी से मिली, भाई साहब भी गए थे हमारे, नारायण चंदेल जी। अश्वनी वैष्णव जी से अभी शक्ति में गोड़वाना का स्टॉपेज हो गया, नैला अकलतरा के लिए भी मैं मांग की हूँ। उसके बाद आपका बहुत दिनों से मांग था चापा का, अभी सभी स्टेशन में, अमृत भारत स्टेशन में जुड़ गया है, काम तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं अकलतरा से लेके पूरा शक्ति तक रेलवे की काम चल रही है। और अभी नहरिया बाबा मंदिर है, बहुत दिनों से हमारे जांजगीर वालों की मांग थी नहरिया बाबा का, वो भी अभी आपका स्वीकृत हो चुका है। तो बहुत सारा काम नहीं, आपने इतना सारा कर लिया, पर अकलतरा में आज से कितने साल पहले वो सीमेंट का कारखाना, रोजगार का और औद्योगिक की दृष्टि से एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, वर्षों से बंद है। माननीय संसद महोदय की दृष्टि जाती है कि अकलतरा में कितना बड़ी हमारी संभावना ताले में बंद चल रही है दशकों से। अदानी देने की तैयारी है साहब। आप 5 साल क्या कर रहे थे? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, पिछले कांग्रेस की सरकार नहीं थी सेंटर में जी। 98 के बाद वो चलता हुआ बंद होता हुआ गया। अभी पिछले 2 साल में उसको स्क्रैप भी निकाल दिया गया है। अब वहां पे सिर्फ जमीन खाली पड़ी हुई है जी। हम लोगों की मांग वहां पर ड्राईपोर्ट की है, क्योंकि हम भारतमाला नहीं से नहीं, अभी जुड़े अपन हुए बात पूरी करते हैं। क्या है वो, क्या है 5 साल पहले जब मैंने सवाल किया तो आपने कहा कि उस समय पे जो है ना वो केंद्र का कारखाना है, भाजपा की सरकार है।
2004 से 14 तक किसकी सरकार थी? सर 2004 से 14 तक उस कारखाने को शुरू करने के लिए बहुत बार प्रयास हुआ, लेकिन उसमें जो बीच का लैग था, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी की सरकार, स्टेट और सेंटर, इसका तालमेल नहीं बन पाया, जिसका खामियाजा अकलतरा भुगत रहा है। तो कुल मिलाकर राघवेंद्र सिंह जी से जब मैंने 5 साल पहले का पूछा तो उन्होंने कहा कि केंद्र के हवाले है वो। तो जब मैंने केंद्र में आपकी सरकार थी उस समय भी ताला था, तो उनसे पूछा तो बोले कि उस समय राज्य में जो है भाजपा की सर सरकार थी। ये मैं इस पे पूरी आपको डिटेलिंग भी दे दूंगा। एक बहुत बड़ा टैक्स का अमाउंट और कई डिपार्टमेंट्स का उस पे बचा हुआ है जी। अभी जो स्क्रैपेज पॉलिसी में वो पूरा का पूरा स्क्रैप निकाला तो फिर गया जाकर सांसद महोदय से बात करने दो ना, शायद कोई समाधान निकल जाए। प्लीज आपने सवाल उठाना चाहा, मैंने जवाब वगैरह तो बोले कि इसमें ये है, ये। प्लीज। तो और आपको कमली जी मैं- वापस लौटता हूं, आपको क्या और मैं बता अकलतरा देती के उस सीमेंट कारखाने के पुनर्जीवित होने की या नए स्वरूप में लाने की कोई उम्मीद आपसे, आपकी राज्य की सरकार से या आपके केंद्र की सरकार से जांजगीर जिलावासी कर सकते हैं? कुछ हो पाएगा? होगा होगा, बिल्कुल होगा उसका। 2047 या 2029? अभी आने वाले सरकार में हमारी हो जाएगी, अभी हो जाएगी। थोड़ा जोर से बोलिए, मतलब आप 2029 से पहले करने की बात भी कह रही हो, इतने दबे स्वर में कह रही हैं कि वहां तक आवाज ही नहीं जा रही। अभी 3 महीने में होगा। हाँ हाँ नारायण भाई, मैं बता जी। सारा टैक्स अभी तो पटवाया गया, इसके पहले 3 करोड़ का देखो भाई, जिसका भी देखो टैक्स किसी का भी बचा हो, एक जायज बात उठकर इस मंच से आई जिसमें अकलतरा के सीमेंट कारखाने को लेकर नीचे से सौरभ सिंह जी का समर्थन और ऊपर से कमलेश जी और नारायण चंदेल जी का ऐलान आ रहा है। नहीं। नारायण जी अधिकृत रूप से क्या बता रहे हैं? देखिए ऐसा है, थोड़ा हमारी सांसद जी सौरभ जी ने जो बात कही, राघवेंद्र जी से मैं निवेदन करता हूं कि सांसद जी के साथ और हम सब लोग मिल करके सांसद जी के नेतृत्व में, सौरभ जी भी उसमें रहें, भारत सरकार के उद्योग मंत्री से सब लोग जाकर के मिले और अकलतरा के सीमेंट कारखाने को कैसे चालू हो उसके लिए प्रयास करें। मैं एक आपकी बात बताओ, बात से सहमत एक मिनट हूं। रुको राघवेंद्र भाई, नहीं रुको, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इस सरकार का हिस्सा है सौरभ सिंह जी, मंत्री का दर्जा है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। उन्होंने नीचे से कहा 3 महीने में शुरू होगा, तो ये मुलाकात किस बात के लिए करना है? आमंत्रित करके आइए ना। हाँ, उद्घाटन के लिए आमंत्रित करके, वही तो भाई जांजगीर के लिए बड़ा ऐलान इस मंच से है, उद्घाटन के लिए 3 महीने में उद्योग मंत्री को आमंत्रित करके अकलतरा के सीमेंट कारखाने को पुनर्जीवित किया जाएगा। जी। समर्थन है माननीय सांसद जी? बिल्कुल बिल्कुल है। इस बार भी इतने धीमे जोरदार तालियों से, नहीं तो 3 महीने बाद फिर घेरेंगे। तो राघवेंद्र जी, अब आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं। अब ये सब लोग इतना सब कुछ करेंगे तो आपका क्या होगा? सर मैं एक बात पूरी तरीके से मानता हूं, हमारे यहाँ भी एक लिफ्ट इरिगेशन का भी हम लोग बहुत पुरानी मांग कर रहे थे, हम लोग कई बार, और ये मांग मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझसे शुरू हुई, ये दशकों की मांग है। अभी उस पर बीच में बहुत ज्यादा काम हुआ, फिर अभी ये ऐसा हुआ है कि उसमें करीब हमारी लगभग 40,000 एकड़ के आसपास 2 यूनिट्स में लिफ्ट इरिगेशन से हम लोग इरिगेट होंगे। ये अकलतरा का मामला है। इसका श्रेय कोई एक आदमी ले ले कि मैं ले लूं या बैठे कोई भी जनप्रतिनिधि ले लें, ये कांस्टेंट प्रोसेस है। हम लोगों को लगातार लड़ना है, आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूं कि यदि मेरे साथ या किसी के साथ जाने से मेरे क्षेत्र का काम होता है तो मैं सहर्ष जाने को तैयार हूं। यार पहले तो एक बात बताओ, ये आप बार बार बोलते हो आपसी मतभेद हो सकते हैं, और सेटिंग ऐसी बिठा दो कि सौरभ सिंह जी ऐलान कर देते मैं तो अकलतरा से चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। ये साहब मतभेद कौन सा किस्म का है जिसमें आप ऐसा ऐलान भी करा लेते हो और बताते भी रहते हो कि हमारे मतभेद है? सर हम दोनों तो चुनाव लड़ गए, उस समय अगर सहमति बनानी होती तो चुनाव के पहले बनानी होती, काहे घर का खर्चा पानी इतना हम लोग दे देते। बाद में कैसे सेटिंग बिठाई? सर सेटिंग आपसी तो मैंने चुनाव में भी कहा और आज भी कह रहा हूं, जी। आपसी में तो कोई झंझट थोड़ी ना है, तो वो ठीक है। राजनीतिक झंझट है जो चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर अब घर का पैसा घर में ही बर्बाद नहीं होगा। सर ये तो आपको अब सौरभ सिंह जी से पूछना पड़ेगा क्योंकि उनकी पार्टी का मामला है। तो शेषा जी, आखिरी दौर की बातचीत के लिए हैं रेत। जी कलेक्टर साहब बोल रहे थे अब दिक्कत नहीं आएगी, आप कितनी आश्वस्त हैं? सर, मैं
रेत के मामले में बहुत बदनाम हुई, बहुत नाम मेरा लिया गया। जो किसी का नहीं था वो मेरा भी नहीं था। पहली बात, अभी ऑक्शन हुए हैं मेरे विधानसभा में कई रेत घाट के, लेकिन मैं आपको परसों की बात बता दे रही हूं, कलेक्टर साहब को जानकारी नहीं होगी या किसी ने बताया नहीं होगा। जिनको तनौद मिला है वो निकाल रहे हैं कुर्सी से, जो कि वो ऑक्शन में है भी नहीं। मेरे पास एक फोन आया रात में कि यहां पर से विधायक जी 5 हाईवा निकल रहे हैं और सामने वो शख्स निकल रहे हैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से जिनको ऑक्शन मिला हुआ है। मैंने कहा भैया मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, ना मैं रोकूंगी ना मैं वहां किसी को भेजूंगी। अब वो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दे, लेकिन मुझे ये कल जानकारी मिली कि उनको तनौद मिला। मतलब शेषराज जी ने रेत माफिया के आगे हथियार डाल दिए? नहीं सर, अरे अभी तो आप बोली नहीं, ना मैं रोकूंगी ना मैं बोलूंगी। नहीं, तो सुनिए ना सर, वो तनौद जो है अभी पानी के उसमें है, उसमें पानी है, उसमें से वो नहीं निकाल सकते जी। लेकिन वो कुर्सी से लेके जा रहे हैं। बड़ी पार्टी है जिनको मिला हुआ है ऑक्शन, बाहर से आए, जांजगीर जिला से नहीं है। लेकिन उस समय लोगों ने, हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने, जो एक ठीक है नियम है, खूब चीखे चिल्लाए, खूब नाम उछाले, खूब बहुत विरोध किया। अभी क्या वो एक खबर नहीं रखते हैं कि कहां से ऑक्शन किनको कहां मिला है और वो रेत कहां से निकाला जा रहा है? तो ये जानकारी भी जरा वो लोग रखें। मैं इस मंच के माध्यम से उनसे गुजारिश करती हूं। नहीं, गुजारिश तो ठीक है, पर आपसे जानना है रेत माफिया से लड़ेंगी या रेत माफिया के आगे सरेंडर रहेंगी? सर सरेंडर तो नहीं रहेंगे, लड़ेंगे। हम जिनसे भी हमारी बात हुई तो हमने बोला 1-2 दिन और देखते हैं क्या होता है। ट्रैक्टर तो जाता है सर, देखिए अपने पर्सनल यूज के लिए, घर बनाने के लिए ले जाते हैं। सदन में जब पहले विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाया था अवैध रेत का, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन से घोषणा किया था कि पंचायत ट्रैक्टर से पर्सनल यूज के लिए, घर बनाने के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ले जा सकते हैं। तो ज्यादातर ट्रैक्टर भी निकलते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी हाईवा की बात कही, और हाईवा चलता है चूंकि पामगढ़ विधानसभा से ही वो बिलासपुर की तरफ बढ़ता है, तो मेरा एक कंफ्यूजन यहाँ पर यह भी हुआ, मैंने खुद से एनालाइज किया, बलौदा बाजार के भी रेत के हाईवा पामगढ़ से होके गुजरता है। तो जिन्होंने मुझे सूचना दिया, आप इतना कॉम्प्लीट कर दो, तो सीधे सीधे बताओ जांजगीर जिले में रेत का कारोबार कैसा चल रहा है? सर अगर उनको जो नहीं सर, देखिए उसके बाद ही ऑक्शन हुआ है, उस रेत के जो तमाशे हुए हैं उसके बाद ही ऑक्शन हुआ है। ऑक्शन की बात तो साल भर पहले कर ली गई थी, लेकिन ऑक्शन तब हुआ है और उसमें भी मतलब शेषराज जी की कुर्बानी ने कम से कम रेत का ऑक्शन तो करा दिया। बिल्कुल हुआ है भाई, इसी बात पे एक बार जोरदार तालियां शेषराज जी के लिए। और ये सच है सर कि उसके बाद ही ऑक्शन हुआ है। लेकिन देखिए जिनको निकालना है वो कहीं से अपना व्यवस्था बना लेते हैं, वहां पानी भरा है तो दूसरे जगह से लेके जा रहे हैं। और 2-4 दिन अगर ये लगातार चला तो हम बिल्कुल बैठेंगे वहां पर, बिल्कुल बैठेंगे वहां पर, हम विरोध करेंगे। और आखिरी सवाल ये है राघवेंद्र जी आपसे, 3 साल बाद क्या उम्मीद देख रहे हैं? विपक्ष के विधायक बने रहने की उम्मीद, या सत्ता की छोटी मोटी कोई उम्मीद दिखाई दे जाती है? सर छोटी मोटी नहीं, भरपूर उम्मीद जी, जोरदार उम्मीद जी। क्योंकि जो सरकार कागज में 34,000 नौकरी खत्म कर दे, जी, किसान का धान न खरीदे, जी, दिव्यांगों को महतारी वंदन न दे, जी, गौठान बंद कर दे ये कह के कि वो भ्रष्टाचार का एक जरिया था लेकिन उसका ऑप्शन ना दे, ऑप्शन गौधाम का दे जो जांजगीर जिले में आज तक नहीं आया, मोबाइल टावर की बात करें जो अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ, सड़कों की रिंग रोड जो विधानसभा में अनाउंस उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, 5 गुना आप जमीन का रेट बढ़ा दें जिससे जितने रोड्स के डीपीआर बने हुए थे सब वापस अपने ऑफिस आ जाएं। अगर ऐसी सरकार है तो छत्तीसगढ़ ऐसी सरकार स्वीकार नहीं करेगा। मतलब इस सरकार की नाकामी से ही आपको अपने लिए उम्मीद है, या कांग्रेस भी कुछ करेगी जिससे कुछ उम्मीद जगे? सर ये सारी बातें जो हम लोग विपक्ष के तौर पर उठा रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं, विपक्ष, हमें जनादेश मिला है विपक्ष में बैठने। ऐसी बात है तो आप केंद्र के संदर्भ में भी लगातार कहते हो और फिर भी लगातार विपक्ष में रहते हो। हम लोग इस बार पक्ष में ही आएंगे और ये बात तय है। हम लोग पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था जब 15 साल की आखिरी सांसें चल रही थी, और आज जब 3 साल बचे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये दावा कह रहा हूं कि हम लोग सरकार में पूर्ण बहुमत। ये तो आप 2023 में भी बोल रहे थे हम फिर से आ रहे हैं, तब आपने कब कहा कि हम नहीं आ रहे? सर कहा तो जब 15 साल का आखिरी तो इन्होंने भी था कि ये दोबारा आ रहे हैं, ये तो जनता का जनादेश है जिसको ले आए। तो कुल मिलाकर आखिरी में आ गए राघवेंद्र जी ये कहने के लिए जनता का जनादेश है जिसको ले आए। नहीं सर, पर फिर भी
उन्हें उम्मीद है कि उनके दिन बदलेंगे, और दिन बदलेंगे और 3 साल बाद वो सत्ता में आएंगे। जैसे ही उन्होंने ये संभावना दिखाई, शेषराज जी ने तुरंत माइक पे ताली बजाई। अब हमें नहीं पता कि उससे नारायण चंद्र जी की धड़कन कितनी बड़ी, क्योंकि नारायण चंद्र जी को अभी अभी शुभकामनाएं दे रहे थे राघवेंद्र जी कि आपका सूट अभी ना सही 3 साल बाद काम आएगा। अब ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? ये सवाल हमारे जहन में आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि इस संवाद के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आश्वासन आया है कि अकलतरा का सीमेंट कारखाना किसी रूप में अगले 3 महीने में पुनर्जीवित होगा। ये इस चरण में संवाद की सबसे बड़ी सार्थकता है। हमारा जिला संवाद सही मायनों में सार्थक हुआ इस एक आश्वासन के आधार पर। आप सभी प्रबुद्ध मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए।